वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने बोर्ड के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो क्या है भाई इसके अंदर, फोर for two matrix A and B are compatible for the multiplication if and only if the multiplication A and B is possible only if the number of column of A is equal to the number of row of B. क्लियर, n इज इक्वल टू p। देखो यहाँ पे तुम लोगों को ऑर्डर दिख रहा होगा, A का ऑर्डर कितना है mn और B का ऑर्डर कितना है p क्रॉस q। तो देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। ओके, तो जैसे कि मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे ये ए, इसका ऑर्डर है 2/3 है ना। मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इसको बी से, इसका जो ऑर्डर है वो हम लोग लिख देते हैं 2/4 लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं 3, और बी वाली के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 2। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर जो है क्या होने चाहिए, इक्वल। तो देखो ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते हैं। तो हम कैसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो ओ, इसका ऑर्डर है 2/3 है ना, अब बी का ऑर्डर है 3/समथिंग, कुछ भी हो, 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं, हम 5 लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये ऑर्डर आया, मतलब ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम है ना, तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कॉलम इन ए इज इक्वल टू रो इन बी। तो रो यहाँ पे 3 है और कॉलम ए के अंदर कितने 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मान लो आंसर आ रहा है सी, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा इस तरीके से 2/5 वाला। तो आंसर आएगा 2/5 का। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। और है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है, बैठा लेनी है, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो तभी होगा जब हम लोग उसको कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम मेथड से, है ना। तो ये जो रो बाय कॉलम वाला मेथड है, इसके अंदर हमें क्या करना है, पहली वाली मैट्रिक्स ये लेना है रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। वापस से अगेन यही हमें प्रोसेस रिपीट करते रहना है, पहले वाली मैट्रिक्स का लेना है रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। अब देखो ये एक क्वेश्चन है ऐसे ही जेई में आया हुआ है बहुत पहले का, तो इसमें ये क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पे जो है 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ना। 3 मैट्रिक्स कौन कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो ये एक्स वाई जेड वाली है ना, तो मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है बी और ये मैट्रिक्स कितनी है सी। क्लियर। तो अगर मैं देखूं तो ए का ऑर्डर मैं देखना चाहता हूं कितना है, तो हम इसको देख के पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ए की रो है और कॉलम कितना है 3। क्लियर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से, ओके, तो बी का ऑर्डर है कितना 3/3 और इनटू है सी, सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है 3 एंड कॉलम कितना है ओनली 1। अब देखो यहाँ पे है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम a इंटू बी करें या b इंटू सी करें। तो अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करती है। सो वी कैन मल्टीप्लाई a इंटू बी और वी कैन मल्टीप्लाई b इंटू सी। ओके, तो हम पहले फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और लास्ट 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, a और b को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों का जो आंसर आ रहा है वो मान लेते हैं हम लोग कोई मैट्रिक्स है x। क्लियर। या फिर हम लोग चलो डी मैट्रिक्स मान लेते हैं डी। तो देखो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ये 3 हमें दिख गया ना अंदर वाले 3, तो इसका मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा वो हमें किससे पता लगेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो डी का आंसर आएगा 1 इंटू 3। मतलब जो ए और बी मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स, तो उससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 1/3। क्लियर। अभी हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, जिसका ऑर्डर कितना है 3/1। तो देखो हम लोगों को क्या चेक करना है, बस ये 3 चेक करना है, ये इक्वल है, सो वी कैन मल्टीप्लाई डी इंटू सी। और आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इधर हमें क्या दिखना है, नंबर ऑफ रो 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1। तो जो भी आंसर आएगा, मान लो वो ई मैट्रिक्स आ रहा है, तो उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, है ना। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा बी। क्लियर। तो अगर देखो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, a इंटू बी किया पहले। अब देखो मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ तुम्हें, अगर हम b इंटू सी करेंगे तो हमारा क्या होगा, है ना। तो जैसे कि a को मैं ऐसे रहने देता हूँ, b इंटू सी मैं पहले कर लेता हूँ, है ना। तो ये a को हम बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। अब हम यहाँ से ऑर्डर लिख देते हैं कि जैसे b और c है, तो b का जो ऑर्डर है वो कितना है 3/3 और इसी तरीके से 3 का जो ऑर्डर है वो कितना है 3/1। तो यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो जो आंसर आएगा a इंटू बी इंटू सी करने पे हमें जो आंसर आएगा, मान लेते हैं हम y मैट्रिक्स है, तो y का आंसर कितना आएगा 3/1। अब तुम इन दोनों को देख लो, ये दोनों 3 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1 1, तो जो आंसर आएगा e उसका क्या रहेगा 1
क्रॉस 1, है ना। तो हमारा किसी भी हालत में आंसर क्या रहेगा, 1 क्रॉस 1। क्लियर। तो ये इस तरीके से हम लोगों को आंसर पता लग गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ए एक मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ए और बी में से कौन सा पॉसिबल है ना। तो ए का ऑर्डर दिखाई दे रहा है हमें कितना है, 3/3। उसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बी से, जिसका ऑर्डर है, नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे 3, और कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं 2। ऑब्वियसली ये दोनों 3 इक्वल होने की वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 3/2। ये तुम्हें बात समझनी है, 3/2 आंसर आएगा। कहाँ से लिखते हैं हम लोग ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 2, है ना। तो ये तो पॉसिबल है। अगर हम बी ए करना चाहते हैं तो जैसे बी का ऑर्डर कितना है 3/2, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए से, तो 3 × 3। तो देखो ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो वी कैन मल्टीप्लाई ए एंड बी ओनली। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करें तो करें कैसे। तो देखो मैंने क्या बोला, तुम्हें रो बाय कॉलम से करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली वाली मैट्रिक्स का जो है वो क्या ले लेते हैं, रो ले लेते हैं। तो ये रो हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे 2 1 3। और अगर मैं तुमसे बात करूँ कि हमें कॉलम लेना है ना, तो कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 2 4, है ना। ऐसा कैसा है, अब देखो क्या करना है, ये जो 2 1 3 है ये ऐसे के ऐसे ही तुम्हें उठा के इसके ऊपर रख देना है ना, थोड़ा सीधा करके। ये वाला 2 किसके मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है और पहले पोजीशन पे हमें उसको लिख देना है। अब हमें कैसे पता लगेगा आंसर के अंदर कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा जो भी आंसर है C11। अगर हम पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट C12। इफ़ वी टेक रो 2 एंड C1 देन वी विल गेट C21 एलिमेंट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, C का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो C मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे तो उसका ऑर्डर तो हमें पहले से पता है। ऑर्डर से पता होने के साथ साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 2 × 1 प्लस, अच्छा 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। इसी तरीके से 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, है ना। ये हमारा पहला एलिमेंट है ना। ये कौन सा है, C11। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 मतलब 2, 2 + 2 + 12 अभी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। पहले हम लोग देख लेते हैं बाकी के जो क्या हैं। अब देखो क्या करना है, हमें सेम यही रो रखनी है और ये वाला कॉलम लेना है। कौन सा वाला कॉलम लेना है, -2 1 एंड -3। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा -4, और 1 को हम 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। 3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -9। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आंसर कितना है, 3/2। तो कितनी हमें जो है रो मिलेगी 3, और कॉलम कितने मिलेंगे 2। तो 2 कॉलम हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हम लोग बना लेते हैं। अब देखो अब आगे जो है ये वाली रो का काम खत्म हो गया। अब ये वाली रो शुरू होगी, 3 -2 और -1। तो ये 1 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके हम उसको लिखेंगे। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस इसी तरीके से -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो देगा हमें -4, है ना। प्लस लगाते जाना है बीच में। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। क्लियर। अब सेम यही 3 -2 1 सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × -2 कितना हो जाएगा, -6। इसी तरीके से -2 और 1 मिलके मल्टीप्लाई हो गए -2 हो जाएंगे। 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। अब अभी हम लोग और लिखते हैं, लास्ट वाला जो है रो ले लेते हैं, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो हम लोग इसको वापस से इस तरीके से बना सकते हैं, ये है ना। तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, -1। 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा, और प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4। क्लियर। अब हम लोग ये सेम वाली यही रो हम लोग सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स का, है ना। तो हमें क्या मिलेगा वो देखना है। तो देखो -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 2। इसी तरीके से 0 तो 0 ही रहेगा, 1 × -3 ये कितना हो जाएगा, -3। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और लिख देते हैं हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें a × b मिल जाएगा, जिसको हमने c नाम दिया है ना। तो देखो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अब हम लोग, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 12 ये कितना हो गया तुम्हारा, 16। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, -4 + 1 -3, -3 -9 ये कितना हो जाएगा, -12। क्लियर। अब ये देखो -4 से 4 कट गया तो ये बचा सिर्फ कितना, 3।
इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 + 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7, और ये हो जाएगा 3। सिंपली ये तो एडिशन और क्या है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। इसको हम बोलेंगे A×B, मतलब A×B, जिसको हमने नाम दिया हुआ है C। अब देखो तुम इसको देख सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है यहाँ पे 3, और कॉलम यहाँ पे कितना ही दिखाई दे रहे हैं तुम्हें 2। क्लियर। तो इससे हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब देखो सिर्फ ये वीडियो देखने से या फिर बोर्ड की वीडियो देखने से तुम्हें पता नहीं लगेगा मल्टीप्लाई होता क्या है। मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस लेने हैं टेक्स्ट बुक में से और खुद मल्टीप्लाई करना है ना। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वैसे ही है जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब मैथमेटिक्स पढ़ने लगे थे छोटी क्लासेस में, तब हम मल्टीप्लाई कर करके देखते थे, है ना। तो जितना हम मल्टीप्लाई करते थे उतना हम लोगों को ईजी रहता था नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। तो इसी तरीके से तुम्हें अलग अलग एग्जाम्पल लेने हैं मैट्रिक्स के और उन्हें मल्टीप्लाई कर करके देखना है ना। चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ किस किस की देखी थी, मैट्रिक्स एडिशन का हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी, है ना। सब्ट्रैक्शन का भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा। उसी तरीके से ये जो मल्टीप्लाई है ये भी एक ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, तो अगर ऑपरेशन है तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। तो देखो ये फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के देखो। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है इन जनरल, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो समटाइम्स ए बी बराबर बी ए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट ऑलवेज, तो कभी होता है कभी नहीं होता, है ना। तो a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर कभी हो सकता है और कभी नहीं होता, तो हम नॉर्मली इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव, है ना। अच्छा इसके अलावा एक और बात है, अभी हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल से कि कभी कभी तो क्या होता है a इंटू बी पॉसिबल होता है ना, ये पॉसिबल होता है, और ये b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं होता, तो बराबर होने की तो बात ही नहीं रह गई, है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बी नंबर की जो प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव का मतलब तुम्हें पहले ही पता है, जैसे कि मान लो ये 3 मैट्रिक्स हैं, तो इसमें ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया है और फिर बाद में किसको या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, है ना। अभी हमने एक एमसीक्यू देखा था जिसके अंदर हमें ए बी सी मल्टीप्लाई करके आंसर का ऑर्डर बताना था, तो हमने दोनों तरीके से देखा था इसी सेशन के अंदर, है ना। तो क्या देखा था हम लोगों ने, पहले 2 मल्टीप्लाई करो या बाद वाले 2 मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, सेम। ओके अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सी को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर सी ऐसा बोलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द मैट्रिक्स एडिशन, है ना। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, देखो इसी तरीके से ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया ए बी प्लस ए सी, क्लियर। अब यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है ना, तो तुम इसको बी ए नहीं लिख सकते, यहाँ पे ए इंटू बी, ऑर्डर का ध्यान रखना है, मतलब ऑर्डर का ध्यान रखना है, मतलब जैसे ये वाला देखो, है ना, यहाँ पे सी बाद में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा ए सी। अगर मैंने यहाँ पे गलती से सी ए लिख दिया ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, प्लस बी सी, बी सी कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर डी है वो क्या है, सिंपल, अगर हम आई को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटू आई। बस शर्त यह है कि जो आई की और ए का जो वो है ऑर्डर, वो कंपेटिबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहाँ इसलिए यहाँ पे एम और एन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऐसा, जैसे कि मानो आई एम लिखा है, आई एम का मतलब क्या होता है, आई एम इंटू एम। देखो तुम्हें पता है यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आई एम लिख देने का इतना मतलब है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एम। और हम जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ए का ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, ताकि वो कंपेटिबल हो, पर आंसर हमारा हर केस में क्या आएगा, ए। सीधी सी बात है, जैसे कि हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है, उसी तरीके से अगर हम किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इससे रिलेटेड जेई में न्यूमेरिकल आया हुआ है। क्या बोल रहा है ये, अगर a इंटू बी बराबर 0 है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि या तो a 0 हो या b 0 हो या फिर दोनों 0 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि नंबर्स की बात करता हूँ मैं, नॉर्मली जैसे कि मान लो x और y जो है 2 रियल नंबर है ना, हमने लिखा x इंटू वाई बराबर 0, तो है ना इसका सीधा सा मतलब होता है या तो x बराबर 0 और y बराबर 0, मतलब या तो x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है।
बट मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर सारे एलिमेंट जीरो हो जा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है ए जीरो हो, नल मैट्रिक्स हो, या फिर बी नल मैट्रिक्स हो, या दोनों नल मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होते हैं, हम लोग रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो सकता है जीरो नहीं होते हुए भी मैट्रिक्स हम लोग मल्टीप्लाई करके हमें सारे एलिमेंट क्या मिल जाएं, जीरो मिल जाए, है ना। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नॉर्मली हम भूल जाते हैं, जैसे कि मान लो यही हम लोग ले लेते हैं कि भाई एक्स और वाई रियल नंबर है ना, इस तरीके से। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में लिखता हूँ, जैसे मान लो कहीं लिखा है एक्स इंटू वाई बराबर एक्स इंटू जेड, है ना। हमें पता है कि भाई एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स से एक्स को कट कर देते हैं और वाई बराबर क्या लिख देते हैं, जेड। बट हम लोग मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मानो ये लिखा हुआ है ए बी इंटू ए सी, तो ए से ए कट करके बी बराबर सी लिख दिया, तो ये सही बात नहीं है। मतलब हम ए से ए को कट नहीं कर सकते। हाँ, एक काम हम जरूर यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद, वो मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी बराबर जीरो। अब यहाँ से तुम ए कॉमन ले लो, तो क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी बराबर जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी तो भी बताया ना तुम्हें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा से वही स्टेप आ जाएगी, मिल जाएगी ना। चलो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत और बातें देख लेते हैं। जैसे कि ए और बी जो है दो मैट्रिक्स हैं, है ना, जिसमें ए बी एग्जिस्ट है, देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये पहले नंबर की प्रॉपर्टी रिपीट हो गई यहाँ पे। हम क्या बोल रहे थे, ए बी एग्जिस्ट कर रही है और बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, एक 2/3 की मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3/3 से, है ना। तो ए बी तो पॉसिबल हो गया था, पर बी ए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद आया तुम्हें, अपर और लोअर, है ना। तो दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर भी क्या आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। इसी तरीके से जैसे कि मान लो दो मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये। जैसे कि मान लो ये है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के एग्जांपल से बता देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मानो दो मैट्रिक्स है ना, हमें ए दिया हुआ है 1 0 और 0 2, है ना। मैं डायगोनल लिख रहा हूँ इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो है मेरे। इसी तरीके से बी एक मैट्रिक्स है, वो लिखी हुई है यहाँ पे -3 एंड 0 0 यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, है ना। तो अगर मैं ऐसा इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं, ए इंटू बी फाइंड करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो वही है, कैसे, यहाँ से रो उठा लो, यहाँ से कॉलम उठा लो। और एक तरीका यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो सीखा वो कैसे, मैं ए को, है ना, ए को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, DIAG ऑफ 1,2, है ना। इसी तरीके से मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, DIAG -3 एंड 6। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बस डायगोनल को ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसा आएगा कुछ, DIAG, है ना, 1 इंटू -3 कॉमा 2 इंटू 6। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इस तरीके से कुछ मिलेगा, DIAG -3 कॉमा 12। मतलब है ना, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -3 0 0 12, है ना। तो ये रिप्रेजेंट हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये डायगोनल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख ली है ना। अब हम फटाफट से इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। क्लियर। तो ये IIT स्क्रीन 2003 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स है ये और ये बी मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की बात हो रही है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर सबसे पहले तुम लोगों को एक बात देखनी है, इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका, है ना, हम लोग ये देखने वाले हैं आगे। तो ए स्क्वायर का मतलब सीधी सी बात है ए इंटू ए, है ना। तो हमें ए को दो बार लिखना है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा 0 1 1। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, वापस से ए लिखना है हम लोगों को, तो क्या है वो, अल्फा 0 1 1, है ना। एक और मल्टीप्लिकेशन सीखने को तुम्हें मौका मिला। अब यहाँ से तो ले लो तुम रो, और यहाँ से क्या ले लो, कॉलम। पहला एलिमेंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है,
अब सेम रो हमें क्या लेना है, दूसरे वाले कॉलम के साथ रखना है। तो अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू वन, तो यहाँ पे तो जीरो रहेगा, है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका नंबर है अब हम लोगों के पास, है ना। तो हम वन इंटू वन को अल्फा और वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वन इंटू अल्फा प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस वन। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन मतलब यहाँ पे हो गया वन। तो हमें इस तरीके से ए स्क्वायर मिल चुका है। अब वो जो बोल रहा है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है गिवन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग ए स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं। तो ए स्क्वायर कितना है, अल्फा स्क्वायर जीरो अल्फा प्लस वन और वन, है ना, इज इक्वल टू बी। अब बी जो मैट्रिक्स है वो गिवन है, कितनी है, वन जीरो फाइव वन। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि देखो ये जीरो और ये जीरो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, और ये वन और ये वन इक्वल है। अब बाकी भी कंपैरिजन होना चाहिए हम लोगों का, तो बाकी कंपैरिजन होने के लिए ए वन वन बराबर बी वन वन, तो अल्फा स्क्वायर कितना होना चाहिए, वन। एंड क्या, ये जो अल्फा प्लस वन है ये किसके बराबर होना चाहिए, फाइव के। तो अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। सर अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है भाई, फोर, क्लियर। और यहाँ से हमें अल्फा क्या मिल रहा है, प्लस माइनस वन, है ना। तो ये तो बोल रहा है प्लस माइनस वन, अगर हम प्लस माइनस वन रखते हैं तो उस केस में हमें जो एलिमेंट है वो कौन सा इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ए वन वन इज इक्वल टू बी वन वन। बट अल्फा इज इक्वल टू वन होने पर अगर मैं यहाँ पे वन रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, टू, और ये कितना है, फाइव, तो वो बराबर नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन है हमारी दोनों के अंदर, है ना, दोनों के अंदर कौन सी पोजीशन है ये, एक तो है तुम्हारा, अगर हम इसको ए मैट्रिक्स बोलते हैं तो ये है एक तो वन वन, और एक है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो ये दोनों के दोनों एक साथ अल्फा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो दोनों अगर इक्वल नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी, अल्फा की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा, ए स्क्वायर बराबर बी। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल, तो है ना, कुछ इमेजिनरी हो सकती है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी, क्लियर। तो अब मैंने जो तुम्हें बोला वो करना है क्या, कुछ मैट्रिक्स लेनी है और उनका मल्टीप्लिकेशन कर करके देखना है। जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना तुम्हें प्रैक्टिस होगी, इजीली तुम लोग कर सकते हो, बट धीरे धीरे ही सीखोगे मल्टीप्लाई करना। ओके।